तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षाविद सौरभ में। आशा करते हैं आप मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है एमए इंग्लिश पे डिटेल्स डिस्कशंस। डिटेल डिस्कशंस कहने का मतलब हो रहा है कि आपके मन में एमए इंग्लिश को लेकर जितनी भी डाउट्स आ रहे हैं, लाइक कटअप हो गया, सीट्स हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, फी स्ट्रक्चर्स हो गया, क्लासेस हो गया, हॉस्टल्स हो गया, ये सब टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। मीन्स आपके मन में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं सब डाउट्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखेंगे तभी पूरी चीज़ आपको समझ में आएगी। तो उम्मीद करते हैं आप पूरी वीडियो देखेंगे। चलिए चलते हैं। हमारा क्या टॉपिक है? हमारा टॉपिक है एमए इंग्लिश पे डिटेल डिस्कशंस। तो चलिए पहला क्या है, हम पहले क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले वहाँ के क्राइटेरिया आपको चेक करना पड़ता है कि आप क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते तो आपको एडमिशन वहाँ नहीं मिलेगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि आप क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एमए इंग्लिश के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देख लेते हैं। क्या है? एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री। कितना? एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री एंड 50% मार्क इन इंग्लिश एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। से क्या करा कि आपके बैचलर्स में 50% मार्क्स होने चाहिए, उसके साथ आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इंग्लिश होना ही चाहिए, उसमें 50% मार्क्स चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश उनका नहीं होता। मान लेते हो कोई बच्चे हिंदी से हैं, मिस और ग्रेजुएशन हिंदी से किए हैं, बट इलेक्टिव है, बट ऑप्शनल सब्जेक्ट रूप में उन्होंने कभी इंग्लिश पढ़ा, उसमें 50% उनका है, तो बिल्कुल एलिजिबल है। बट दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दो क्राइटेरिया, अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा देख लीजिए। दूसरा क्या है? ये दूसरा इंग्लिश वाले बच्चे के लिए, जो इंग्लिश जिनका ग्रेजुएशन इंग्लिश से ही था उनके लिए क्या है? 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। तो जिनके इंग्लिश है ग्रेजुएशन में, यूजी में, वो बिल्कुल एलिजिबल है सेकेंड वाले से। 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होनी चाहिए और उसके साथ पूरे मिलाकर 50% मार्क्स होना चाहिए। तो इंग्लिश में आपके 55 और पूरे में 50% मार्क्स होना चाहिए जिनके इंग्लिश है। बट जिनके इंग्लिश नहीं है ग्रेजुएशन में, उनके लिए फर्स्ट वाला 50% मार्क्स होना चाहिए बैचलर डिग्री में, और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स आपका इंग्लिश है उसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए। तो मुझे लगता है क्राइटेरिया आपके क्लियर कर दिए हैं। अब दूसरा हम सीट्स पे बात कर लेते हैं। सीट्स क्या है? टोटल 56 सीट्स है। जनरल के लिए 24 है, एससी के लिए 8 है, इस 8 सीट्स है, एसटी के लिए 4 सीट्स है, ओबीसी के लिए 15 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, पीएच के लिए 3 है, डीपी कोटा के लिए 3 है। टोटल 56 सीट्स है। इसमें हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आप काउंसलिंग के लिए जब आएंगे तो मान लेते हैं अभी कुछ दिन टाइम लगेगा, लाइक 1 वीक और 2 वीक। 1 और 2 वीक के बाद शायद एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगी, उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। जब तक आप एडमिशन पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करेंगे तब आप काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाए जाएंगे। आपको एडमिशन लेने से पहले आपको एडमिशन पोर्टल पर रजिस्टर करना होता। तो एक दो वीक बाद हो जाएगा, मैं आपको नोटिफिकेशंस दे दूंगा यूट्यूब पे। तो कहने मतलब जब आपके रिजल्ट आएंगे एडमिशन पोर्टल पर, आप CUT मार्क पुट करेंगे, कुछ दिन बाद वो रिजल्ट पब्लिश करेंगे। रिजल्ट पब्लिश करने के बाद जब काउंसलिंग के लिए आएंगे, मान लेते हैं आप ओबीसी कैटेगरी से, अगर ओबीसी कैटेगरी में कितना सीट्स है? ओबीसी में 15 सीट्स है। तो बट आपके जो लिस्ट आ रहा रिजल्ट का, जब आप रजिस्टर करेंगे एडमिशन पोर्टल, उसके कुछ दिन बाद आपके रिजल्ट वो देते हैं। मान लेते हो तो रिजल्ट आपके टॉप 24 में आ रहा, यानी जनरल कैटेगरी में आपका आ रहा। जब 24 में आपके आ जाएंगे तो आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी से ही हो जाएगा, और जो ओबीसी का 15 सीट्स है वो 15 खाली रह जाएगा। मीन्स दूसरे बच्चा का एडमिशन होगा, क्योंकि आप तो जनरल्स में ले लिए। सेम है सिचुएशन। मान लेते ईडब्ल्यूएस में लेते हैं, मान लेते हैं आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, आप टॉप 24 में आ जा रहे हैं, तो आपका एडमिशन जनरल से हो जाएगा और ईडब्ल्यूएस वाला सीट्स खाली रह जाएगा। सेम सिचुएशन से मान लेते हैं एससी कैटेगरी में भी, अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं और आपका एडमिशन टॉप 24 में हो रहा है तो आपका एडमिशन जनरल से हो जाएगा और एससी का सीट खाली रह जाएगा। बट आप किसी कैटेगरी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे तो सिर्फ जनरल से ही एडमिशन ले सकते हैं। सिंपल बात यही है। तो मुझे लगता है ईजी था, मैंने आपको समझा दिया है।
अब बात कर लेते हैं कटअप पे। सबसे बड़ी मुद्दा यही रहता कि कटअप क्या जाएगा। तो मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है अपना ऑफिशियल कटअप रिलीज नहीं करती है कंपेरिजन टू अदर यूनिवर्सिटी। अदर यूनिवर्सिटी क्या करती है, लिस्ट 1 आता है, लिस्ट 2 आता है, लिस्ट 3 आता है, लिस्ट 4 भी आ जाता है, बहुत का लिस्ट 5 भी आ जाता है अगर सीट खाली रह जाते हैं तो। बट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का वैसा रूल नहीं है, सिर्फ एक ही बार आपको बुलाया जाएगा, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। यहाँ लिस्ट का वैसा सिस्टम नहीं है, ना कटअप का वैसा सिस्टम है। जो काउंसलिंग के लिए आएंगे उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, जो काउंसलिंग के लिए नहीं आएंगे उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब आपके मन में डाउट्स आ रहा होगा क्या सबको एडमिशन मिल जाएगा जो काउंसलिंग के लिए आएंगे? बिल्कुल नहीं। पहली बात क्यों नहीं, क्योंकि जब आप एडमिशन पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे उसके कुछ दिन बाद जिनका ज़्यादा मार्क्स होगा उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। कितने बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा? 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल करके बुलाते हैं। 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल का कहने का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं टोटल 56 सीट्स है तो इसको 3 इंटू कर दें या 4 भी कर सकते हैं। इतने बच्चे को बुलाते हैं तो 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल करके बच्चे को बुलाते हैं। आप बोलेंगे सर कि सीट्स 56 है और इतने बच्चों को क्यों बुलाते हैं? कारण यही है, बहुत बच्चे क्या करते हैं दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, लाइक DU JNU BHU जहाँ भी हो ना, उनको नज़दीक पड़ता अच्छा लगता है वहाँ एडमिशन सो ले लेते हैं। तो जब वो दूसरे जगह एडमिशन ले लेंगे तो यहाँ सीट्स खाली रह जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर टोटल 56 सीट्स ही हैं और टोटल 56 बच्चे को ही बुलाते हैं तो यूनिवर्सिटी को सीट्स खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक ही बार बुलाती है, ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, इसलिए वो सबको बुलाते हैं। बहुत बच्चे मान लेते हैं नहीं आएंगे किसी कारण कहीं दूसरे जगह एडमिशन ले लेते हैं तो उनकी जगह पर जो बच्चे काउंसलिंग में अटेंड करेंगे उनको एडमिशन मिल जाता है, इसलिए वो बच्चे काउंसलिंग में ज़्यादा बच्चों को बुलाते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चाहे कितने भी लिस्ट में नाम हो, कितने भी रैंक पे लिस्ट में नाम हो, आपको काउंसलिंग के लिए ज़रूर आना चाहिए। कारण बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। कारण ये है कि मान लेते हैं 3 बच्चे एक्स्ट्रा हो गए एडमिशन, 3 बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, बट क्या होता कि बहुत बच्चे एडमिशन के बाद भी कैंसिल कराते हैं, कहीं और ले लेते हैं या उनको यहाँ मन नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं लगता या कोई और कारण होता है जिनके रीजन से वो एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं। जब एडमिशन वो कैंसिल करा लेते हैं तो जो बच्चे काउंसलिंग अटेंड किए होते हैं, जिनका एडमिशन नहीं होता, उनको वेटिंग लिस्ट में रख लेते हैं, उनका मोबाइल नंबर ईमेल रख लेते हैं, वो फिर उनको कॉल करते हैं कि आइए मेरे पास एक सीट्स खाली होगी, आप आइए अपना एडमिशन ले लीजिए। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप काउंसलिंग के लिए ज़रूर आइए। हाँ, तो हम कब कटअप पे बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपके 180-190 के आसपास आपके मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर है, आपका एडमिशन होने की पूरी चांसेस। ये पिछले साल के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, लाइक इस साल थोड़ी कम भी जा सकती है क्योंकि टाइम थोड़ी कम किया गया है एग्ज़ाम में, तो थोड़ा कम भी जा सकता है। फिर भी अगर 180-190 के आसपास है जनरल कैटेगरी से तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर आपका एडमिशन होने की पूरी चांसेस है। EWS 185 पाँच मार्क्स घटा भी सकते हैं, 5 मार्क्स बढ़ा भी सकते हैं। कोई जैसा मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का ऑफिशियल कटअप कभी रिलीज नहीं होता, जो काउंसलिंग के लिए आते हैं उन्हीं को एडमिशन से मिलता है। फिर भी पिछले साल कितने लास्ट कटअप के लास्ट बच्चे का कितने मार्क्स पे एडमिशन हुआ तो उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ। तो 160 OBC अगर आपके हैं तो 160, 165, 170 के आसपास आपके हैं तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में 150 भी कर सकते हैं, 10-5 नंबर घटा भी सकते हैं। SC 140, ST 120, PWD 100। अगर आप DP कोटा से हैं तो बिल्कुल कितने भी मार्क्स से आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। PWD कैटेगरी में भी सेम सिचुएशन से आपके कितने भी मार्क्स है, मार्क्स मैटर नहीं करता, आप काउंसलिंग के लिए आ जाइए। मान लेते हैं PWD में तब क्या बोलते हैं PH कैंडिडेट के 3 सीट रिजर्व है, मान लेते हैं काउंसलिंग में 3 बच्चे ही आते हैं तो सभी को एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा, आपके मार्क्स कितना भी कम हो, ऑलरेडी 3 सीट रिजर्व किए गए तो उनका एडमिशन तो हो ही जाएगा। तो मैं यही कहूँगा PH वाले और DP कोटा वाले आपके कितने भी रैंक हैं आप काउंसलिंग के लिए आ जाइए, आपके एडमिशन के 99% चांसेस। अब हम बात कर लेते हैं आपके क्लासेस कहाँ चलेगी। आपके क्लासेस स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में चलेंगे। यहाँ स्कूल बेसिस पे क्लासेस चलते हैं कंपेरिजन टू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अदर यूनिवर्सिटी वैसा नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, ऐसा नहीं है। यहाँ स्कूल बेसिस पे क्लासेस चलती है। अगर आप मान लेते हैं आप हिस्ट्री में यहाँ एडमिशन लेंगे तो आपको स्कूल ऑफ सोशल साइंस जाना पड़ेगा। कुछ का सेपरेट स्कूल भी है, जैसे इकोनॉमिक्स का अब सेपरेट स्कूल है, साइंस वाले के ज़्यादातर सेपरेट स्कूल ही हैं, बट सोशल साइंस वाले के लिए और ह्यूमैनिटीज़ वाले के स्कूल बेसिस पे ही हैं। तो आपके क्लासेस कहाँ चलेंगे? स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में चलेंगे। ह्यूमैनिटीज़ में यहाँ कम से कम 5-6 सब्जेक्ट चलते हैं, लाइक हिंदी भी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में चलती है, उर्दू भी चलती है, तेलुगु भी चलती है, कंपैरेटिव लिटरेचर्स भी है, फिलोसफी भी है, इंग्लिश भी है, ये सब स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में ही चलते हैं।
आप बोलेंगे क्या स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी जाने के लिए बस फैसिलिटीज अवेलेबल है? बिल्कुल, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी जाने के लिए बस फैसिलिटीज अवेलेबल है। आपको बिल्कुल बस से जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, हमारे कैंपस का ही है। तो बिल्कुल बस फैसिलिटीज अवेलेबल है, बस से क्लासेस जा सकते हैं, आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं कैंपस में। जैसे आप जानते हैं हमारा कैंपस भारत का सबसे बड़ा कैंपस है, तो बिल्कुल बस फैसिलिटीज अवेलेबल है। हॉस्टल क्या सबको मिलती है हॉस्टल? या 100% हॉस्टल गारंटी है, सबको हॉस्टल मिलेगी, बॉयज़ हों गर्ल्स हों, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी स्टेट से, कोई मैटर नहीं करता, अब सबको हॉस्टल मिलेगा। हाँ, तेलंगाना वाले जो बच्चे हैं 20 किलोमीटर, जिनका घर नज़दीक है कैंपस से, 20 किलोमीटर के गए थे, तो उनको नहीं मिल पाती है, क्योंकि दूर वाले बच्चों को ज़्यादा देते हैं। फिर भी तेलंगाना वाले बच्चों को भी मिल जाती है, लेकिन जिनका 20 किलोमीटर घर उनको तो बहुत नज़दीक है, उनको नहीं देते हैं। बाकी सभी को हॉस्टल मिल जाता है। तो चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो, किसी भी कैटेगरी से हो, कितने भी मार्क्स आ रहा, नो मैटर, जिनका एडमिशन होगा सबको हॉस्टल मिलेंगे, 100% गारंटी है। हॉस्टल फ़ी कितना लगेगा? 500 पर सेमेस्टर, यानी कि 500 रुपये हर 6 महीना में आपको पेमेंट करना। मुझे नहीं लगता कि इतना सस्ता ही हॉस्टल किसी भी कैंपस में आपको मिलेगा। फैसिलिटीज़ भी इसका बहुत बढ़िया है। कोई बच्चे JNU का एग्जांपल देंगे, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि JNU के हॉस्टल और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के हॉस्टल में कंपैरिजन करके हमको बता दें, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि किसका हॉस्टल बेस्ट है। और वो अब पुराने ढंग से हैं, लाइक ये नए हैं, आपको बहुत सारे फैसिलिटीज मिलते हैं, लाइक वाईफाई, 2 बेड 2 चेयर्स, लाइक विंडोज है, जंगल है, इन्वायरमेंट है, दिल्ली जैसा कंजस्टेड एरिया नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ का हॉस्टल फैसिलिटीज कंपेरिजन टू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया, सस्ता भी है। जैसा मैंने आपको बताया कि 500 रुपया में आपको 6 महीने रखेंगे, और बहुत सारे फैसिलिटीज भी देते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज आपको मिलेगा। पर डे हॉस्टल सैनिटाइजर भी होता है, वर्कर्स अवेलेबल्स हैं, पर डे करने आते हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतर आपको कुछ मिलेगा। हाँ, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ हॉस्टल के यहाँ बताया हूँ, बाकी हॉस्टल में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ दिया जाएगा, मेस में आपको क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा, ये सब हॉस्टल वाली वीडियो और मेस वाली वीडियो में जाकर सेपरेट दे सकते हैं। मैंने पिछले साल ही बनाया है, उसका क्वालिटी बढ़िया नहीं है, पर कंटेंट उसमें अवेलेबल है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, मैं शुरू में स्टार्ट किया था, तो मेरे पास उतना आइडिया नहीं था, तो फिर भी उसका जो क्वालिटी है वीडियो को उतना खास नहीं है। फिर भी वीडियो कंटेंट के लिए बहुत बढ़िया है, लाइक 3.7 और 3.8 के उसका व्यू गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उसको बोल सकते हैं, लाइक मेस को लेकर, हॉस्टल्स को लेकर क्या फैसिलिटीज़ है, कैसे रूल चलते हैं, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया, जाकर आप देख सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं हॉस्टल पे और मेस पे नया वीडियो भी बनाऊँ। अभी हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर गर्मी छुट्टी हो जाएगी, तो टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर नया बनाने की प्रयास करूँगा। फिर भी अगर आपको हॉस्टल और मेस पे जानना है तो पुराने वाले वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं फ़ी स्ट्रक्चर्स पे। बहुत स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स रहता है कि कितने फ़ी लगेंगे हमें 2 साल में। तो लाजिम क्वेश्चन से आपको जानना चाहिए। तो आपको एडमिशन टाइम देना है 7,250 रुपीज़। ये मैं पिछले ईयर की बेसिस से बता रहा हूँ। इस साल 100 रुपया बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा ही लाएँ, क्योंकि हर साल जैसा आप जानते हैं कि हमारी सरकार अभी शिक्षा पे बजट कम कर रही है, तो पैसा हमारी यूनिवर्सिटी हम पे ही बढ़ाएंगे, तो हमेशा 100 रुपया 200 रुपया बढ़ जाता है। तो पिछले ईयर की बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, थोड़ा 100-200 रुपया आप ज़्यादा लाइएगा एक्स्ट्रा। तो एडमिशन टाइम आपको 77,250 रुपये देना। ऐसा आप बोलेंगे इतना क्यों? तो फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी आपको इंक्लूडेड रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी आपको एडमिशन टाइम में ही देना है। 530 आपको स्टूडेंट यूनियन फंड लगेगा, 240 स्टूडेंट वेलफेयर फंड लगेगा, 2120 मेडिकल फ़ी लगेगा, और 1960 आपको रिफंडेबल रहेंगे, डिपॉजिट्स के रूप में रहेंगे। जब आप एडमिशन आपके हो जाएंगे, जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जब यहाँ सब जाएंगे तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। फिर सेकेंड सेमेस्टर में, यानी सेकेंड सेमेस्टर कब चलते हैं? हमारा सेमेस्टर 2 प्रकार से, एक जून वाले, एक जुलाई वाले होते हैं, एक जनवरी वाले होते हैं। तो आपका जुलाई वाली सेशन में एडमिशन होगा, सेकेंड सेमेस्टर आपके जनवरी में होंगे। जनवरी में आपको 2,400 देना पड़ेगा, ओनली 2,400। क्योंकि आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो स्टूडेंट यूनियन फंड है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड है, मेडिकल फ़ी है, ये आपको ईयरली देना पड़ेगा। तो आप सेकेंड सेमेस्टर में आपको 1 साल अभी कंप्लीट नहीं होंगे, तो इसलिए आपको सेमेस्टर फ़ी देना पड़ेगा। सिर्फ सेमेस्टर फ़ी आपको हर सेमेस्टर में पे करना, और स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल फ़ी आपको ईयरली पेमेंट करना है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए सेकेंड सेमेस्टर में आपके 1 साल अभी पूरे नहीं होता, इसलिए सिर्फ आपको सेमेस्टर फ़ी देना है। फिर थर्ड सेमेस्टर में आपके 1 साल पूरे हो जाएंगे, 1 ईयर आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको
फिर से देना पड़ेगा स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल फी। सिर्फ जो रिफंडेबल है 1960 ये आपको नहीं देना पड़ेगा, ये सिर्फ आपको एडमिशन टाइम में ही देना है। तो थर्ड सेमेस्टर में कितना देना पड़ेगा 5290 रुपीज़, और फिर फोर्थ सेमेस्टर में 2400 देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सेमेस्टर फी आपको हर सेमेस्टर में देना है। अगर आप SC ST से आते हैं तो 2890 देना है। इतना क्यों, कैसे, मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल फी आपको ऐड करना है, इतना ईयरली आपको देना है। आपको सेमेस्टर फी नहीं देना है। SC ST वाले बच्चे ध्यान दें, आपको 2890 ईयरली देना है। कैसे देना मैं आपको बता दिया। PH कैंडिडेट उनके लिए भी 2890 ईयरली देना है। बट एडमिशन टाइम क्या करते हैं, उनसे रिफंडेबल जो डिपॉजिट्स वो ले लेते हैं, बाकी एडमिशन टाइम वही ऐड करते हैं। इसलिए एडमिशन टाइम आपको देना पड़ेगा 4850 रुपीज़ देना पड़ेगा, और एडमिशन के बाद फिर ईयरली आपको देना पड़ेगा 2890 SC ST के इक्वल वैलेंट में आपको देना पड़ेगा। अब मुझे लगता है मैंने फ़ी कि जितने भी डाउट्स आ रहे हैं आपको क्लियर कर दिए। ये फ़ी का मैं जो बात बताया पिछले ईयर की बेसिस पे मैं आपको बताया हूँ, 200-300 रुपया बढ़ भी सकता है, दो नहीं मतलब 100-200 बढ़ सकते, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते हो, तो जितना ही लाइएगा। और बाकी एडमिशन टाइम आपको कितना लाना, बाकी क्योंकि मेस का भी 1 महीने का पैसा एक्स्ट्रा लेते हैं तो उसका भी अलग से आपको लग जाएगा, तो वो सब जो मेस का भी लगता है वो सब मैं एडमिशन टाइम में आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाले। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ CUT PG का रिजल्ट्स आया, बाकी चीज़ें तो अब होंगे। अभी एडमिशन पोर्टल भी ओपन नहीं हुए हैं, फिर रिजल्ट आएंगे, काउंसलिंग हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हॉस्टल अलॉटमेंट्स, एडमिशन्स, बहुत वगैरह वगैरह होंगे। तो आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, और हॉस्टल वाले और मेस वाले वीडियो जाकर तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। कंटेंट एक नंबर का है, क्वालिटी वीडियो का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं। मुझे लगता है मैंने आपके जितने भी मन में डाउट्स हो रहे होंगे MA इंग्लिश को लेकर मैं इस वीडियो में डाउट क्लियर करने का प्रयास किया है। फिर भी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद पसंद आया है, अगर आपको यहाँ एडमिशन्स लेना है, आप बच्चे अनभिज्ञ हैं, लाइक दूर दराज के हैं, लाइक दूसरे स्टेट से हैं, बहुत दूर वाले बच्चे हैं, लाइक नॉर्थ इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट से हैं, या कोई साउथ इंडिया भी हैं, या जो महाराष्ट्र वगैरह मध्य भारत में, वहाँ से भी आप आ सकते हैं। अगर आपको एडमिशन्स में डाउट्स है, लाइक आप खुद से नहीं कर सकते, आपके मन में बहुत सारी डाउट्स हैं, आप हमसे पर्सनल जोड़ना चाहते हैं, लाइक पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपको चाहिए, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर चाहिए, 24 आवर आप मैसेज कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, इस तरह से कुछ चाहिए तो आपको पेड काउंसलिंग लेना पड़ेगा। पेड काउंसलिंग में आपको क्या क्या फैसिलिटी दिया जाता है वो बता देते हैं। तो पेड काउंसलिंग में आपको क्या दिया जाएगा, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, 24 आवर मैसेज कॉल कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, एडमिशन पोर्टल जब ओपन हो जाएंगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, मैं आपको हेल्प करूंगा एडमिशन पोर्टल पर पेड काउंसलिंग में। ट्रेवलिंग क्या है, जब आप मान लेते हैं किसी दूसरे स्टेट्स के बच्चे हैं तो आपको कैसे आना है, कौन से स्टेशन से उतरना है, आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, फिर यहाँ आने के बाद आपको कैंपस में तो सबको नहीं मिल जाता है। तो अगर आप अच्छे घर से आते हैं तो आप बोलेंगे कि कौन सा हॉस्टल, मतलब कौन सा होटल सस्ता होगा, किस एरिया में रहना उचित होगा हमारे लिए, कहाँ रहना है। तो पेड काउंसलिंग में ये भी होता है। जो बच्चे मिस ज़्यादा लाचार होते हैं, मिस बाहर एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको मैं अपना हॉस्टल में भी रख लेता हूँ। सिर्फ पेड काउंसलिंग की मैं बात बता रहा हूँ, विदाउट पेड काउंसलिंग में हॉस्टल में नहीं रखता हूँ। गर्ल्स हों बॉयज़ हों, अगर आप अच्छे घर से नहीं हैं या आप अकेले आ रहे हैं, क्योंकि बहुत गर्ल्स अकेले भी आ जाती है, बहुत बच्चे अकेले भी आ जाते हैं, जो बाहर एफर्ट नहीं कर पाते उनको हम अपना हॉस्टल में भी एडजस्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यही सब टेबल में आपको हेल्प करूँगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको हेल्प करूँगा, डॉक्यूमेंट में क्या भरना, क्या गलती है, क्या सही, आपको क्या लेकर जाना, क्या लेकर नहीं जाना है। काउंसलिंग टाइम, ये सबसे बड़ी बात है कि जब आपके काउंसलिंग होंगे, आपके काउंसलिंग कहाँ होते हैं, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग के पास होते हैं, वहाँ पे मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। जब तक आपके एडमिशन्स नहीं हो जाते हैं तब तक आपके साथ ही खड़ा रहूँगा। किसी कारणवश मैं काउंसलिंग में प्रेजेंट नहीं भी रहा तो मेरे जगह पर मेरे फ्रेंड्स रहेंगे आपको हेल्प करने के लिए, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो काउंसलिंग टाइम हम आपके साथ में रहेंगे, हॉस्टल अलॉटमेंट भी आपको बताएंगे, एडमिशन्स कैसे होगा, आफ्टर एडमिशन्स तक मैं आपके साथ रहूँगा। जिनका बच्चे का एडमिशन्स हो गया उनको भी मैं अभी तक हेल्प करते रहता हूँ, क्योंकि एडमिशन्स के बाद अब 2 साल में क्या ही जान पाएगा, बहुत सारे उसके बाद भी बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं। अब 2 दिन 4 दिन में तो सीख नहीं पाएगा, तो एडमिशन के बाद भी बहुत सारे बच्चे के डाउट्स रह जाते हैं। बहुत सारे के मैं पेरेंट्स भी को अभी तक कॉल करते हैं जिनका एडमिशन 1 साल पहले हो गया, मेरे बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सब कुछ पूछते हैं। तो पेड काउंसलिंग में फैसिलिटी मैं देता हूँ थोड़ा बहुत, तो अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। अब मैं आपको फ़ी बता देता हूँ।
बहुत कम फी है। इतना में मैं आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में ही नहीं, पिछले साल भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी में बच्चों को एडमिशन दिलाया हूँ पेड काउंसलिंग के माध्यम से। मैं इस इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बाकी बच्चे खुद जा कर लेते हैं। तो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में नहीं, लाइक BHU में भी आपको चाहिए, DU चाहिए, JNU चाहिए, पौंडीचेरी चाहिए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय चाहिए, छत्तीसगढ़ हो गया, डॉक्टर हरि सिंह गौर हो गया, साउथ बिहार हो गया, ये सब में मुझे जितना जानकारी होता है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ पेड काउंसलिंग में। तो फ़ी बहुत कम है। अगर आप जनरल कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से, तो आपको 250 पेमेंट करना है, और OBC है, SC है, ST है, PWD है, ये सब के लिए 200 है। इतना ही सस्ता है, मुझे लगता है आप एफर्ट कर पाइएगा। आपको कैसे जुड़ना है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पे आपको कुछ सोशल मीडिया का लिंक दिए रहेंगे, लाइक फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का। तो जो व्हाट्सअप का लिंक होगा वो पेड काउंसलिंग के लिए है। वहाँ पे जाके आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, तो मैं ऑलरेडी मैसेज सेट करके रखा हूँ, हेलो वांट टू एनरोल योर पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेज। उस पर बस आपको क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे पास मैसेज आ जाएगा। इधर से मैं आपको एक मैसेज भेजूँगा, उसमें आपको नेम लिखना है, कैटेगरी लिखना है, आप किस स्टेट से आते हैं स्टेट फिलअप करना है, और पैसे पेमेंट करना है। उसके बाद पेमेंट कर देंगे, उसके बाद जुड़ जाएंगे। सिंपल प्रोसेस है। जैसे ही आप जुड़ जाएंगे मेरे ओर से एक मैसेज आएगा, थैंक्स यू आर एडेड। तो इस तरह से सिंपल बात है, चाहे तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आप नहीं भी जुड़ रहे हैं पेड काउंसलिंग से, तो मैं आपको एडवाइस ज़रूर दूंगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएं। उधर ही टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, उसमें ऑलरेडी 180+ बच्चे जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। बाकी आप मेरा फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, और आप आने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। हम आपके साथी हैं, जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। फ़िलहाल हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए टॉपिक में, नए डाउट्स के साथ, नए वीडियो में। धन्यवाद, बाय।